देखो, अभी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के कारणों को देखा था कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता कैसे अस्तित्व में आई। इसके संदर्भ में अलग अलग सिद्धांत दिए थे, अलग अलग इतिहासकारों का मत अलग अलग है और स्पष्ट तौर पे अभी किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता है कि ये कौन लोग थे, कहां से आए थे, लोकल थे, विदेशी थे, सबके अपने अपने मत हैं। हाँ, बस ये है कि जो सबसे स्वीकार्य मत है वो यही है कि ये देसी संस्कृति थी, स्थानीय ग्रामीण संस्कृति थी, जो समय के साथ विकसित होके शहरी और नगरी सभ्यता में कन्वर्ट हो गई। ये एक सबसे स्वीकार्य मत है। स्पष्टता से कुछ भी इसलिए हम नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि दो कारण पहले भी बताए थे कि एक तो हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जब तक लिपि नहीं पढ़ी जाएगी, जब तक कुछ नहीं। जिस दिन लिपि पढ़ी जाएगी हो सकता है सारा इतिहास बदल जाए। और दूसरा क्या है, उत्खनन में भी दिक्कत गई है, क्षैतिज उत्खनन में भी दिक्कत गई है, लंबवत उत्खनन में भी दिक्कत गई है। लंबवत में ज्यादा गहराई तक जाते हैं तो पानी आ जाता है और क्षैतिज में ज्यादा जा नहीं सकते हैं क्योंकि नगरों का बसाहट हो गई है। तो ले देखे जो जानकारी है इतनी ही जानकारी है, ठीक है ना। तो देखो, उत्पत्ति के संदर्भ में अपन ने जो सिद्धांत देखे थे, अब हमको ये देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मूल रूप से कहां कहां बसे थे। तो देखो, सबसे पहले तो शुरुआत हड़प्पा से ही हुई थी। सबसे पहला जो 1921 में स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, पंजाब के आसपास। फिर सिंधु नदी के किनारे 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। मतलब क्या है कि देखो, ये वो हिस्सा है जहां पर सिंधु नदी बह रही है। सिंधु और उसकी सहायक नदी, वर्तमान में पाकिस्तान वाला हिस्सा, वो उस हिस्से में ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल उसी जगह पर थे। फिर हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, फिर और खुदाई होते गई तो एक एक करके स्थानों की संख्या बढ़ती गई। हरियाणा में भी मिला है, पंजाब, फिर अफगानिस्तान तक पहुंच जाते हैं, सुतकांगे डोर। अफगानिस्तान तक स्थलों की प्राप्ति होती है। हालांकि अफगानिस्तान में एक दो ही स्थल मिले हैं, ज्यादातर स्थानों का संकेंद्रण इसी जगह। फिर और जब खुदाई होते गई तो स्थलों की संख्या बढ़ते गई और स्थल यहां महाराष्ट्र, दायमाबाद, दक्षिणतम स्थल गोदावरी नदी के तट पे या गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर दायमाबाद की खोज की गई, जो इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल था, आपका दायमाबाद। और इधर पूर्व में जो खुदाई की गई है, पूर्व में खुदाई होते होते इनका जो सबसे पूर्वी स्थल मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर सबसे पूर्वी स्थल। हिंडन नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ। और सबसे उत्तर का स्थल है मांदा, जम्मू कश्मीर में। सबसे उत्तर का स्थल है मांदा, जम्मू कश्मीर में। और सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर, ठीक है ना। तो देखो, इस रूप में हड़प्पा के प्रमुख स्थलों की प्राप्ति हुई है और प्रमुख स्थलों में ये इस रूप में उसकी भौगोलिक विस्तार था। तो इसको यदि हम सही ढंग से देखें तो देखो, जो हड़प्पा का विस्तार है वो मुख्य रूप से कुछ क्या है, ऐसा। इसको यदि ऐसा जोड़े और ऐसा, ऐसा, इस रूप में उसका भौगोलिक विस्तार है। हड़प्पा सभ्यता का जो टोटल भौगोलिक विस्तार है वो कुछ इस रूप में है। और यदि इस पूर्वी और पश्चिमी स्थल को मिला दें तो इनके बीच की दूरी होती है लगभग 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण मिला दें तो लगभग ये उत्तर से दक्षिण तो ये है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। तो टोटल इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर।
12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख कह सकते हैं कि लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ही हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार था। इसकी जलीय सीमा भी बताई गई है कि लगभग 1300 किलोमीटर की जलीय सीमा थी। 1300 किलोमीटर की जलीय सीमा थी। ठीक है, तो देखो ये टोटल स्थल मतलब टोटल ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कितना क्षेत्रफल कितना विस्तार था हड़प्पा सभ्यता का। देखो लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। अब हालांकि वर्तमान में जो इसका टोटल भौगोलिक विस्तार है वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में हो चुका है, और जो स्थल खोजे गए हैं तो इस सभ्यता का विस्तार और अधिक पाया गया है, लगभग 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर मान सकते हैं। लेकिन अभी भी जो पुराना आंकड़ा है आपको उसको ये ध्यान रखना है, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, तो एक तो आपको यह याद रखना है कि इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, कितने स्क्वायर किलोमीटर है, और पूर्वी पश्चिमी और दक्षिण और उत्तरी स्थल मांदा, आलमगीरपुर, दायमाबाद और सुतकांगेडोर, ये टोटल उसके 4 बिंदु हैं उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम के। अब देखो ये जो स्थल हैं, पहले भी बताया लगभग 1400 स्थलों की प्राप्ति हुई है। अब लेकिन सारे 1400 स्थल उतने महत्वपूर्ण है नहीं, कुछ स्थल ही हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण क्या कि वहां पर हम कह सकते हैं कि वो बड़े नगर या महानगर थे। जैसे आज भी जैसे पूरी दुनिया में भारत के बारे में बात होती है तो भारत में क्या है, भारत में तो 6.5 लाख गांव हैं, लेकिन चर्चा किसकी होती है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, मेट्रो सिटीज की। ये जो 6-7 मेट्रो सिटीज है इन्हीं की चर्चा होती है। तो इसी टाइप से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में था, 1400 स्थलों की प्राप्ति हुई है, लेकिन उसमें से जो बड़े नगर हैं हमको उन्हीं के बारे में जानना है कि उन बड़े नगरों की क्या स्थिति थी और किन चीजों की वहां से प्राप्ति हुई है, और उन बड़े नगरों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाएगा कि पूरी हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। समझ रहे ना कि पूरे भारत को घूमने की जरूरत नहीं है, महानगर में व्यक्ति घूमता, दिल्ली जाता, मुंबई जाता, कोई विदेशी आता है तो इन जगह को घूम के और निष्कर्ष कर लेता है कि हाँ भाई भारत कैसा होगा। तो यही है कि महानगरों में ही हमको जो चीजें प्राप्ति हुई हैं उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं कि कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो नगर हैं जिनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। जिनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो हड़प्पा के जो प्रमुख नगर हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान रहे हैं, उसमें से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उनका नगर है जिसके नाम पे इस पूरी हड़प्पा सभ्यता का नाम ही पड़ा है, उसको हम देखते हैं हड़प्पा। सबसे पहले तो इसी को देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हड़प्पा शहर। ठीक है ना, इसमें किन चीजों की प्राप्ति हुई है और क्या मिला है, सारी देखते हैं। पहली बात तो आपको सबसे पहला पॉइंट तो यही पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है। तो देखो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, भारत के पंजाब प्रांत में नहीं है तो पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत, लेकिन कहां का, पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जिला है शाहीवाल। शाहीवाल, पहले इस जिले का नाम मांटो गोमरी था, नाम बदल दिया, उनने अपना शाहीवाल कर लिया। रावी नदी के बाएं तट पर इसकी प्राप्ति हुई है, रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है ना, देखो ये जोड़ी मिलाने को पूछा गया है कई बार पेपर में
कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हो। एक तो सीधे सीधे पूछ सकता है हड़प्पा किस नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, लेकिन वो क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन करता है और क्या है, 3 शहर 4 शहर दे देता है और 4 नदियों के नाम देता है। अब बताओ कि कौन किसके किनारे प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा क्या है, रावी नदी के तट पर हमको इसकी प्राप्ति हुई, मतलब रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। पहली तो ये तो आपने इसकी लोकेशन बता दी। दूसरा बिंदु इसमें हम ये बताएंगे कि जो हड़प्पा था ये नगर 2 भागों में बटा था। नगर 2 भागों में बटा था। हड़प्पा जो नगर है वो 2 भागों में बटा था। अब 2 भागे बटे थे मतलब नगर के 2 हिस्से थे, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। 2 हिस्से थे नगर के, एक को पूर्वी हिस्सा कहते हैं, एक को पश्चिमी हिस्सा कहते हैं, और उसके लिए शब्द यूज किया जाता है पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है उसके 2 हिस्से हैं, एक है पश्चिमी टीला और एक है पूर्वी टीला। पूरा नगर है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अब देखो जो पश्चिमी टीला है इसकी अपनी कुछ विशेषताएं। इस पश्चिमी टीले में प्रशासनिक, पश्चिमी टीले में प्रशासनिक व पुरोहित वर्ग रहते थे। पुरोहित वर्ग रहते थे, प्रशासनिक व पुरोहित वर्ग रहते थे। इसे दुर्ग टीला या गढ़ी टीला भी कहते हैं। इसको क्या कह रहे हैं, दुर्ग टीला या गढ़ी टीला। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दुर्गीकृत था, मतलब बाउंड्री वॉल से कवर था। ईंट की दीवार उठाई गई थी चारों तरफ से, ये चारों तरफ से क्या है, कवर था ऐसा ईंट की दीवारों से। अंदर साइड कच्ची ईंटें हैं, बाहर साइड पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और जो पूर्वी टीला था इसमें क्या है, आम आदमी रहते थे, कॉमन मैन, मतलब किसान, मजदूर, व्यापारी, इस टाइप के जो कॉमन लोग थे वो पूर्वी टीले में निवास करते थे। और इसी पूर्वी टीले को नगर की संज्ञा दी गई है, नगर की संज्ञा दी गई। ठीक है ना, मतलब देखो जो नगर है वो 2 हिस्सों में, हम आज भी देखते हैं कि एक जगह नगर जो भी शहर रहता है उसका वीवीआईपी एक इलाका रहता है जहां पे प्रशासनिक अधिकारी वगैरह रहते हैं, और बाकी हिस्सा क्या है, कॉमनर का होता है जहां पर हम लोग रहते हैं, आम आदमी। तो हड़प्पा में भी यही था कि नगर 2 हिस्सों में बटा था। एक ऊंची जगह पर था, चारों तरफ से बाउंड्री वाल थी, वीवीआईपी रह रहा है ना तो वहां पे सुविधा अच्छी होगी, ऊंचाई पे रहेगा कि बाढ़ का पानी भी ना भरा पाए, चारों तरफ से दीवार उठी है कि हर कोई घुसे भी ना उसमें। वो था पश्चिमी टीला। और पूर्वी टीला सामान्य लोग, जहां पर सारी भीड़ रह रही है। तो देखो ये अभी हड़प्पा का नगर नियोजन पढ़ेंगे, उस नगर नियोजन में ही पहले हड़प्पा के जितने नगर हैं वो इसी टाइप की बसे हैं, 2 हिस्सों में, कोई 3 में भी है, लेकिन ये हड़प्पा के नगरीकरण की एक कॉमन विशेषता है कि वहां पर वो नगर 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक आप वीवीआईपी मान सकते हो और एक कॉमन, पश्चिमी और पूर्वी टीला। ठीक है, फिर जो पश्चिमी टीला है, इस टीला, ये जो पश्चिमी टीला है इस टीले को एफ टीला नाम दिया गया है। एफ टीला कहा गया है। और इस एफ टीले में एक अन्नागार की प्राप्ति हुई है। अन्नागार, अन्नागार समझ रहे ना, अन्न रखने का गोदाम। स्वाभाविक तरह से वीवीआईपी लोग हैं तो यहां पर अपने लिए ये क्या है, जो भी अनाज का अतिरिक्त उत्पादन होगा ये अपने पास सुरक्षित रखेंगे। तो यहां पर उन्होंने पश्चिमी टीले पर एक बहुत बड़ी संरचना बनाई थी जिसको क्या नाम दिया गया है, अन्नागार।
फिर यहीं पे श्रमिक आवास कॉलोनी भी मिली है, श्रमिक आवास कॉलोनी। एक श्रमिक आवास कॉलोनी की प्राप्ति हुई, 15 श्रमिक आवास कॉलोनी मिली है। और इसी पश्चिमी टीले में R37, ये शब्द ही याद रखना, R37 नामक एक कब्र मिली है लकड़ी की। R37 नामक एक कब्र मिली है लकड़ी की। ठीक है। और हड़प्पा के जो नगर क्षेत्र है, इस क्षेत्र से तांबे की इक्का गाड़ी की प्राप्ति हुई है, तांबे की इक्का गाड़ी। तांबे की इक्का गाड़ी नगर क्षेत्र से प्राप्त हुई है। और दूसरी विशेषता यह है कि इसी हड़प्पा शहर से सर्वाधिक अभिलेखीय मुद्रे मिली हैं, मुद्रा, सर्वाधिक सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे, मुद्रा सॉरी मोहरे लिखना, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरों की प्राप्ति हुई है, सील। तो देखो ये हड़प्पा के संदर्भ में ये 3-4 लाइन आपको याद रखनी है। एक तो आपने लोकेशन बता दी, हड़प्पा कहाँ है। हाँ, दूसरा क्या है, इसके उत्खननकर्ता और इसके निदेशक का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो इसकी खोज कब 1921 में की गई। खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी 1921। तो देखो हड़प्पा के संदर्भ में आपको 3 नंबर में पूछ लिया हड़प्पा, तो ये चीज बतानी है। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। फिर बता देंगे ये वर्तमान पाकिस्तान के शाहीवाला जिले में है, रावी नदी के तट पर। फिर बता देंगे कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा का नगर 2 हिस्सों में विभक्त था, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था, पूर्वी टीला सामान्य जनों के निवास के लिए था। बाकी तो ये प्री के हिसाब से फैक्ट भी है कि कहां पे एफ टीला मिला है, अन्नागार की प्राप्ति हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो इतना ही अपने लिए काम का है हड़प्पा। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जो प्रमुख शहर है वो हड़प्पा, और हड़प्पा के बारे में हमने इतनी जानकारी प्राप्त की है, बस अपने लिए इतना ही काम का है। फिर दूसरा इनका महत्वपूर्ण शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो तो सबसे पहले कब अस्तित्व में आया ये? उन्नीस सौ 22। राखलदास बनर्जी, उन्नीस सौ 22 राखलदास बनर्जी। तो पहला लाइन तो आपको यही पता हो गया कि टाइम पीरियड और उसको उत्खनन करने वाला, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु में हम क्या बताएंगे, उसकी लोकेशन बताते हैं। तो देखो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध कहां के? पाकिस्तान के सिंध प्रांत, प्रांत और फिर जिले का नाम भी बताना है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो की प्राप्ति हुई। ठीक है, पहला बिंदु कब, दूसरे बिंदु में बता दिया उसकी लोकेशन। ठीक है, फिर देखो तीसरा पॉइंट तो कॉमन है। क्या कॉमन है? कि हड़प्पा भी 2 हिस्सों में था, तो मोहनजोदड़ो भी 2 हिस्सों में। देखो पहले ही बताया ये हड़प्पा के नगर नियोजन की विशेषता है कि ज्यादातर नगर
टू पार्ट में डिवाइड थे। जो 3 पार्ट में होगा वो अपन को अलग से दिखाई देगा, उसको अपन अलग से याद करेंगे। लेकिन देखो ये तीसरा पॉइंट तो कॉमन है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट में क्या बताएंगे कि मोहनजोदड़ो भी 2 हिस्सों में विभक्त था। एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है। एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। अब देखो पश्चिमी टीला आप जान रहे हो, पश्चिमी टीले की विशेषता क्या है, यहाँ पर वीवीआईपी रहते हैं, यहाँ पे प्रशासनिक और पुरोहित वर्ग के लोग रहते हैं, जबकि पूर्वी टीले में कॉमनर रहते हैं, आम आदमी, किसान, व्यापारी, मजदूर, श्रमिक, ये लोग वहां पर रहते हैं। अब इस पश्चिमी और पूर्वी टीले की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं कि ये जो पश्चिमी टीला है, इस पश्चिमी टीले के चारों ओर दीवार मिली है। पश्चिमी टीले के चारों तरफ दीवारें, पूर्वी टीला खुला है। दूसरी बात क्या है, इस पश्चिमी टीले में देखो, ये पश्चिमी टीले में भी कुछ विशेष संरचनाओं की प्राप्ति हुई है। बहुत बड़ा सभा भवन मिला है, एक सभा भवन, असेंबली हॉल। भाई प्रशासनिक लोग रहते थे तो बैठक बैठक करने की व्यवस्था होगी ना, तो एक असेंबली हॉल की है। दूसरी बात क्या है, यहां पे पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले हैं। पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले हैं। पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा, महाविद्यालय की प्राप्ति। महाविद्यालय जैसी संरचना मिली है कि बच्चों को यहां पे पढ़ाया जाता होगा, महाविद्यालय। अन्नागार, अन्नागार तो हड़प्पा में भी मिला है, यहां पे भी अन्नागार मिला है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, पश्चिमी टीले में हमको एक वृहत स्नानागार की प्राप्ति हुई है। वृहत स्नानागार, एक वृहत स्नानागार की प्राप्ति हुई है। अब देखो ये वृहत स्नानागार कुछ इस टाइप का था। ये था, इसमें दोनों तरफ सीढ़ियां थी, यहां से एसी, ये एसी, उतरने के लिए, जैसे स्विमिंग पूल होता ना, ये स्विमिंग पूल टाइप की एक संरचना मिली है। ये स्विमिंग पूल टाइप की एक संरचना मिली है। इसका ये उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्से है। इसमें पानी भरा जाता था और पानी निकलने की भी व्यवस्था होती थी। इस पे बिटुमिनस का लेप था, ताकि बिटुमिनस का लेप था, चूना टाइप का लेप, ताकि पानी रिसे ना, ठीक है ना। इसकी एक बात याद रखना है कि इसका जो महत्व था वो अनुष्ठानिक था। अनुष्ठानिक मतलब समझ रहे ना, स्विमिंग पूल है तो सिर्फ नहाने के लिए नहीं था। जब इनका कोई रिचुअल्स होता था, कोई पूजा पाठ होती थी, कोई ऐसा पवित्र कार्य होता था, तब इसका अनुष्ठानिक महत्व समझ में आया है इतिहासकारों को, ठीक है ना। और ये जो स्नानागार है, इस स्नानागार के संदर्भ में जॉन मार्शल का स्टेटमेंट है। जॉन मार्शल इतिहासकार हैं। जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो के स्नानागार को तात्कालिक विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य बताया है। तात्कालिक विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य बताया है। तात्कालिक विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य बताया है, ठीक है ना। देखो ये स्नानागार 3 नंबर में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। देखो पहले ही बता देगा, 3-3 नंबर में कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो प्री में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी 3 नंबर में पूछा दे देगा मोहनजोदाड़ो, तो आपको लिखना पड़ेगा कब खोजा है, कहां पे मिला है, और ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी, जितना आप लिख सकते हो 2 लाइन के अंतर्गत। 3 नंबर में सिर्फ पूछा जा सकता है अन्नागार या हड़प्पा सभ्यता के अन्नागार। आपको बताना पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता में इमारती संरचना मिली है, खासकर नगरों के पश्चिमी टीलों से, जहां पर अन्न के भंडार का काम किया जाता था, वो अन्नागार। स्नानागार भी पूछ सकता है, तो बताओ कि मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार की प्राप्ति हुई है, जिसका महत्व अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता था। तो बिटुमिनस का लेप होता था, उसका कितने बाई कितने का है उसका भी डाटा है, लेकिन अब ठीक है, अपने लिए इतना ही काम का। 3 नंबर में अपन को इतना ही बताना
पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये पश्चिमी टीले में हमको ये सारी चीजों की प्राप्ति हो रही है। फिर पूर्वी टीले में देखते हैं तो यहां पे मिली है 10 इंच की कांसे की मूर्ति। 10 इंच की कांसे की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। 10 इंच की कांसे की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। फिर एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्ति हुई है। नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, एक मूर्ति मिली है डांस करती हुई महिला की, एक नर्तकी की मूर्ति। और जो नर्तकी मिली है, जो नर्तकी की मूर्ति है, उस मूर्ति को देख के इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया है कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की थी। 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है जिसको राजपथ नाम दिया गया है। राजपथ, 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है जिसे राजपथ कहा गया है। और देखो सड़कों को पक्का करने का ये एकमात्र प्रमाण है कि पक्की सड़क अच्छी चौड़ी 10 मीटर चौड़ी पक्की सड़क की प्राप्ति हुई है। तात्कालिक विश्व में कहीं ऐसी पक्की सड़क हमको देखने को नहीं मिलती, तो पक्की सड़क का एकमात्र प्रमाण है। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। कपास, मतलब इनको कपास की जानकारी थी। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहरों की प्राप्ति हुई है 1200 मोहरें मिली हैं। और ज्यादातर मोहरें कैसी हैं? वर्गाकार हैं और सेल खड़ी की बनी है। बनी काय की है वो? सेल खड़ी की। ठीक है, तो देखो मोहनजोदाड़ो के संदर्भ में आपको इतनी बातें तो याद होनी ही चाहिए। फिर एक दो और फैक्ट है प्री के हिसाब से कि देखो, एक इतिहासकार थे कैनेडी, KUV कैनेडी। इस कैनेडी का कहना था कि जो मोहनजोदड़ो है उसका पतन मलेरिया के प्रकोप से हुआ है। मलेरिया के प्रकोप से। कैनेडी इतिहासकार था, उसका कहना था कि मोहनजोदड़ो का पतन मलेरिया के प्रकोप से हुआ है। फिर एक और इतिहासकार है मार्शल। मार्शल ने कहा था कि मोहनजोदड़ो का पतन 7 बार हुआ है और 7 बार बसा है, मतलब वो 7 बार बाढ़ आई। मतलब वही 7 बार उसकी बाढ़ आई और 7 बार बाढ़ के पश्चात वो फिर से बसा। मतलब एक बार बाढ़ आ गई, लेयरिंग मिली होगी ना, तो उस हिसाब से बता दिया 7 टाइम। ठीक है, तीसरी एक बात और याद रखनी है मोहनजोदड़ो के संदर्भ में कि इसके नाम को लेके अलग अलग शब्द हैं। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है वो बताया गया है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, टीला मतलब नगर, मृतकों का नगर, या प्रेतों का टीला कहते हैं इसको, प्रेतों का टीला। इसी को सिंध का बाग भी कहते हैं, सिंध का बाग। इसी के लिए स्तूप टीला शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्तूप टीला, स्तूप टीला शब्द भी इसी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, और क्षेत्रफल के अनुसार ये सेकंड नंबर पर है।
ये क्या है, सेकंड पोजीशन पे, मतलब दूसरा सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा नगर। और जो नगरों में रहने वाले जो लोग थे वो ज्यादातर भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। भूमध्य सागरीय प्रजाति के ज्यादातर जो लोग थे वो क्या थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति के संदर्भ में थे। ठीक है, तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कहानी है। और इन दोनों में समानता के आधार पर एक इतिहासकार है स्टुअर्ट पिगट, इसने क्या बोल दिया, इन दोनों को जुड़वा नगर बोल दिया। इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट, इनने क्या बोल दिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी, क्योंकि बहुत कुछ समानता उनको दिखाई दी, और इस हड़प्पा पूरी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बता दिया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है ना, तो देखो दो प्रमुख नगरों हैं और दोनों प्रमुख नगरों की अपन ने विशेषताओं को देख लिया। अब देखते हैं तीसरा प्रमुख नगर कौन सा था। तीसरा प्रमुख नगर है लोथल। लोथल, इसमें भी देखो अपना पहला पॉइंट तो क्या आ जाएगा, किसने और कब खोजा। तो सबसे पहले तो क्या है कि भाई इसको 1954 में एस आर राव ने लोथल की खोज की थी। एस आर राव, 1954, 1954 में लोथल की खोज एस आर राव ने की थी। लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में, अहमदाबाद जिले में, भोगवा नदी के तट पर, खंबात की खाड़ी में। दूसरे पॉइंट में अपन ने लोकेशन बता दिया, कहां, गुजरात। गुजरात, गुजरात का जिला कौन सा है, अहमदाबाद। अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे और खंबात की खाड़ी। ये आपने उसकी लोकेशन बता दी, जगह, उसका स्थान बता दिया, कब खोजा था, किसने खोजा था, और उसकी लोकेशन बता दी। ठीक है, फिर तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता तो आपको पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता के पूरे नगर दो हिस्सों में बटे हुए हैं। तो ये भी दो हिस्सों में, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, पूर्वी और पश्चिमी। लेकिन लोथल में एक चीज देखने को मिली है कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। मतलब अभी तक हमने क्या देखा था कि पश्चिमी टीले में बाउंड्री वॉल मिली है, लेकिन ऐसा है ये दोनों, दोनों पश्चिमी और पूर्वी टीले दोनों एक ही रक्षा प्राचीर, एक ही, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। एक ही रक्षा प्राचीर। अभी तक देखो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में केवल पश्चिमी टीले को कवर किया गया था, इधर दोनों को कवर किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं और यहां पर क्या विशेषताएं हैं जिनकी प्राप्ति हुई है। तो देखो यहां पर जो पूर्वी टीला है, यहां पर बहुत कुछ मिला है। रंगाई कुंड मिला है, रंगाई, रंगाई कुंड में कपड़े बनाते थे, तो कपड़ों को रंगने के लिए कुंड बनाए गए थे, उन कुंडों की प्राप्ति हुई है। चक्की मिली है, आटा पीसने वाली, मतलब गेहूं पीसने की चक्की, आटा पीसने वाली चक्की की प्राप्ति हुई है। मनके बनाने वाला कारखाना मिला है, मनके बनाने का
कारखाना मिला है। मनके बनाने का कारखाने की प्राप्ति हुई है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। धान, चावल और बाजरा तीनों की प्राप्ति हुई है। धान, बाजरा और चावल तीनों की प्राप्ति हुई है। मम्मी का मॉडल मिला है। मम्मी मतलब समझ रहे हैं ना, मम्मी का मॉडल, लाश को पूरा कवर करके और वो लेप वेप लगा के रख देते, तो ऐसा मम्मी और मम्मी के एक मॉडल की प्राप्ति हुई है। मोहर मिली है, और मोहरों में देखो कुछ विशेष मोहरें मिली हैं। मोहरों की प्राप्ति हुई है। तो एक मोहर में क्या है, गोरिल्ला और बारहसिंगा की आकृति मिली है। एक मोहर में गोरिल्ला और बारहसिंगा, इसकी छाप वाली मोहर मिली है। दूसरी एक मोहर मिली है जिसमें दो राक्षस की आकृति है। दो राक्षस की आकृति, दो राक्षस की आकृति वाली मोहरों की प्राप्ति हुई है। और ऐसी मोहर हड़प्पा में नहीं चलती थी, ऐसी मोहर फारस की, क्योंकि इससे ही पता चल रहा है कि इन लोगों का व्यापार फारस के साथ चलता था। ठीक है, तो देखो इतनी चीज प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना मिला है। हाथी दांत का पैमाना मतलब स्केल की प्राप्ति हुई है, जो हाथी दांत से बनाया गया था। हाथी के दांत से बनाया गया स्केल मिला है। और यहां पर क्या मिला है, हाँ 20 समाधियां मिली हैं। हमारे ना 20 कब्र, जिसमें से 3 युगल समाधियां हैं। युगल समाधि समझ रहे हैं ना, मतलब दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है। और इससे ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि शायद यहां पर सती प्रथा थी। अंदाजा है, उनने कहा कि एक साथ दफनाया गया है, तो दोनों लोगों की युग्मित समाधि मिली, उसी से इनने अंदाजा लगा लिया है। और 20 समाधियों की प्राप्ति होने के कारण ही इसको मुर्दों का नगर भी कह दिया गया है। मुर्दों का नगर, मुर्दों का नगर कह दिया गया है इन्हीं समाधियों के कारण। ठीक है, तो इतनी चीज आपको लोथल के संदर्भ में पता होना चाहिए कि। और हाँ एक पॉइंट और कि यहां पर क्या है, बंदरगाह की प्राप्ति हुई। सबसे मेन पॉइंट तो यही है, गोदीवाड़ा, या इसको कहते हैं बंदरगाह की प्राप्ति। बंदरगाह के साक्ष्य मिले, बंदरगाह की प्राप्ति है। और यही वो चीज है जिससे पता चलता है कि इनका विदेश व्यापार होता था, क्योंकि विदेश व्यापार के लिए बंदरगाह बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये इतनी चीज लोथल के संदर्भ में है। कब किसने खोजा, कहां पे स्थित है और क्या विशेषताएं हैं, बस। अगला फिर शहर है हमारा चनहुदड़ो। ठीक है, तो देखो इसकी खोज के संदर्भ में दो लोग का नाम याद रखना है। एक है 90
1931 में एनजी मजूमदार, फिर 1935 में दूसरा व्यक्ति इससे जुड़ता है, अर्नेस्ट मैके, ठीक है ना। मजूमदार और मैके ने मिलकर चंदहुदड़ों की खोज की है। फिर ये चंदहुदड़ो कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान के, और कहां पर? सिंध नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। फिर तीसरी विशेषता तो आप जानते ही हैं कि हड़प्पा के ज्यादातर नगर क्या है? दो हिस्सों में विभक्त हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। लेकिन फिर चंदहुदड़ो में जो पश्चिमी और पूर्वी टीले की विशेषता देखने को मिली है कि दोनों ही दुर्गीकृत नहीं है, दोनों ही दुर्गीकृत नहीं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों में पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है। लोथल में पूर्वी और पश्चिमी टीला एक ही दीवार से दुर्गीकृत है, और चंदहुदड़ो में कोई दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं, मतलब दोनों नगर खुले थे, कोई दीवार नहीं उठाई उनने। ठीक है, अब देखो ये चंदहुदड़ो से काय की प्राप्ति हुई है? यहां पर मनके बनाने का कारखाना मिला है, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना मिला है। लिपस्टिक, कंगा, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिली हैं। लिपस्टिक, कंघा, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिली हैं। लिपस्टिक, कंघा, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु मिली है। वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई है, वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई है। फिर एक ईंट पर बिल्ली व कुत्ते के पंजे के निशान मिले, बिल्ली व कुत्ते के पंजे के निशान मिले बिल्ली व कुत्ते के पंजे के निशान मिले। ठीक है, तो इतनी चीज ही यहां पर प्राप्त हुई है। ठीक है, और देखो चंदहुदड़ो की एक और विशेषता है कि चंदहुदड़ो एकमात्र स्थल है जो हड़प्पा का, मतलब हड़प्पा के पहले भी वहां पर लोग रह रहे थे। हड़प्पा का पूर्व, वर्तमान, मतलब हड़प्पा में भी इसका अस्तित्व था, और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, पूर्व, वर्तमान और बाद या पश्चात, तीनों समय में ही चंदहुदड़ो मौजूद था। हड़प्पा के पतन होने के बाद जो यहां पर संस्कृति विकसित हुई है उसको कहते हैं झूकर झांगर संस्कृति। ये बाद वाली, क्या नाम जाना जाता है? झूकर झांगर संस्कृति, और ये ग्रामीण संस्कृति थी, झूकर झांगर संस्कृति, और ये कैसी एक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, तो चंदहुदड़ो के बारे में बस अपन को इतना ही जानना है, इतनी ही चीज है चंदहुदड़ो में। फिर अगला स्थल है जो है प्राप्त हुआ है वो है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा 1957 में अमलानंद घोष और 1960 में बीके थापर, दोनों का नाम याद रखना है। 1957 अमलानंद घोष और 1960 में जुड़ता है बीके थापर, दोनों का नाम है कालीबंगा के उत्खनन में।
फिर ये कहां पर है? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर। राजस्थान जिला गंगानगर और नदी घग्गर, घग्गर नदी के तट पर। फिर कालीबंगा, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ी। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ी, शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ी, और काले रंग की चूड़ी प्राप्त होने के कारण ही इसको कालीबंगा कहा गया है। ठीक है, अब देखो ये कालीबंगा के संदर्भ में तीसरी पॉइंट क्या जाएगी कि भैया नगर दो हिस्से में था, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी और पूर्वी दो हिस्सों में बटा हुआ था। ये दोनों नगर अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ये कालीबंगा की यूनिक विशेषता है। पश्चिमी और पूर्वी टीला दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर, अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। दोनों अलग अलग थे। देखो सब में अपन को अलग अलग, यही तो अपन को याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरी बात है यहां पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड मिले हैं, 7 अग्निकुंडों की प्राप्ति। सात अग्निकुंडों की प्राप्ति हुई है। बच्चे की खोपड़ी जिसमें छेद हैं 6, बच्चे की खोपड़ी जिसमें कितने 6 छेद हैं, और इससे अंदाजा लगाया है कि इनको शल्य क्रिया की जानकारी थी। शल्य क्रिया, ऑपरेशन वगैरह, शल्य क्रिया की जानकारी थी, शल्य क्रिया के साक्ष्य मिले हैं। फिर इसकी क्या विशेषता है कालीबंगा में? हाँ, यहां पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। अलंकृत ईंट, लकड़ी की नाली। देखो सब जगह पत्थर की नाली का उपयोग किया गया है पानी के लिए, लेकिन कालीबंगा में लकड़ी की नाली का प्रयोग किया गया है, और जो घर हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। जबकि पूरी हड़प्पा में अपन देखते हैं ज्यादातर जगह क्या है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, ऊंट की हड्डी मिली है। ठीक है, तो बस देखो इतनी ही बात है कालीबंगा के संदर्भ में। हाँ, एक और मिली है मिट्टी की पट्टिका के एक तरफ सींग युक्त देवता। क्या मिला है? मिट्टी की एक स्लेट टाइप की मिली है, मिट्टी की पट्टिका। ठीक है, एक स्लेट टाइप की मिली है जिसमें एक तरफ सींग युक्त देवता है, एक तरफ सींग युक्त देवता, और दूसरी तरफ मनुष्य के साथ बकरी ले जा रहा है। दूसरी तरफ एक मनुष्य है, मनुष्य अपने साथ बकरी ले जा रहा है। मनुष्य अपने साथ बकरी ले जा रहा है। ठीक है ना? तो देखो ये इतनी चीज कालीबंगा के संदर्भ में है, और कालीबंगा का जो पतन है बताते हैं भूकंप से हुआ है। कालीबंगा का पतन भूकंप से हुआ है। ठीक है ना? तो कालीबंगा के संदर्भ में इतनी बातें आपको याद रखनी।
अब फिर कालीबंगा के बाद अगला जो शहर है वो है धौलावीरा। धौलावीरा, जगपति जोशी 1967 1968। जगपति जोशी, जगपति जोशी कहां पे है ये? गुजरात के भचाऊ जिले में, कच्छ की खाड़ी में। गुजरात भचाऊ जिला, खादिर द्वीप है, खादिर द्वीप, और कच्छ की खाड़ी है। ठीक है ना, गुजरात में दो स्थल मिले, एक खंबात की खाड़ी में और एक कच्छ की खाड़ी में। फिर वही नगर कितने हिस्सों में बसा है? पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। नगर दो हिस्सों में बटा हुआ है, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। लेकिन धौलावीरा की विशेषता है कि धौलावीरा तीन हिस्सों में बटा हुआ है, पश्चिमी, पूर्वी और मध्यमा, बीच में। ठीक है, तो धौलावीरा के तीन हिस्से हैं, धौलावीरा तीन भागों में बटा हुआ है। फिर पश्चिमी हिस्सा और मध्यमा, इसके बीच एक स्टेडियम की प्राप्ति हुई है। यहां पर स्टेडियम, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा में। फिर इस धौलावीरा में 10 अक्षर की एक नेम प्लेट मिली है, 10 अक्षर की नेम प्लेट। कोई 10 अक्षर लिखे हैं, एक ऐसी पट्टी मिली है, पढ़ तो पाए नहीं कि क्या लिखा है, लेकिन कुछ लिखा है। इस धौलावीरा के 30% भाग पर 16 बड़े तालाब थे। 30% भाग पर 16 बड़े तालाब देखने को मिले हैं। 16 बड़े तालाब, 2 नहर, नाली, सब मिला है। और पूरे हड़प्पा में सबसे अच्छा जल प्रबंधन यही का था। जल प्रबंधन उच्च कोटि का है ना। 30% भाग पर तालाब ही तालाब है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक रिजर्वायर मिला है, जलकुंड, डैम, बांध या कह लो या झील कह लो, जलकुंड। और वो भी कैसा है? अलंकृत, डिजाइन बनी हुई है उसमें, अलंकृत, या उसको कह सकते हैं जलकुंड है। और जलकुंड कैसा है? शैलकृत स्थापत्य है, पत्थर का बना हुआ है, में डिजाइन बनी हुई है, ऐसे एक जलकुंड की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये धौलावीरा के संदर्भ में है। देखो, खोज 1960 में हुई थी, लेकिन इसका उत्खनन कार्य 1990 में हुआ था। और ये धौलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। धौलावीरा हड़प्पा कालीन स्थल है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो देखो ये इतने अपने शहर हो गए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, और एक और देख लेते हैं, बनवाली। बनवाली हरियाणा का हिसार जिला। बनवाली, बनवाली क्या है? आर.एस. बिष्ट द्वारा 1935, आर.एस. बिष्ट 1935। कहां पर? हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के हिसार जिले में। फिर यहां पर क्या मिला है? अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं, अच्छी किस्म का जौ। मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी के
हल की प्राप्ति हुई है। और यहाँ पे जल निकास प्रणाली अव्यवस्थित दिखती है, जबकि हड़प्पा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी जल निकास प्रणाली है, वही यहां पर बिगड़ी हुई प्राप्त हुई है। जल निकास प्रणाली अव्यवस्थित है। ठीक है, तो ये 7 प्रमुख नगर हैं जो हड़प्पा में प्राप्त हुए हैं, और उनसे जो मिली हुई कुछ चीजें हैं उनको हमने देख लिया है। अब देखो, यही प्रमुख स्थल है जिनके बारे में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब है, कहां पे है, किसने खोजा है, और क्या वहां पे प्राप्त हुआ है। अब देखो, इसके अतिरिक्त भी क्या है, कुछ स्थल हैं जो फेमस है और पेपर में हो सकता है पूछा जा सकता है। तो हमको केवल क्या है, उनका नाम और थोड़ा बहुत उनके संदर्भ में याद कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए मांडा या मांदा जिसको कह रहे हैं, अब भी बताया कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर है, और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है। जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है, उत्तरतम स्थल, नॉर्थ का स्थल है। फिर एक स्थल है रोपड़। यह स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया सबसे पहला स्थल है। स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया सबसे पहला स्थल है, और इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा, और इसको आर्तवान में रूपनगर के नाम से जानते हैं, पंजाब में रूपनगर। और इस रोपड़ में एक कब्र मिली है जिसको मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मालिक के साथ कुत्ते के या कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं रोपड़ में। फिर एक और स्थल है दधेरी, और एक स्थल है संघोल। ये तीनों ही स्थल कहां से मिले हैं, पंजाब से। तीनों ही स्थल कहां के हैं, पंजाब के। संघोल में वृत्ताकार अग्निकुंड मिले हैं, और तांबे की 2 छेनी मिली है। तांबे की छेनी और अग्निकुंड। ठीक है, ये पंजाब की कहानी है। फिर हरियाणा में 2 स्थलों की प्राप्ति हुई है, हरियाणा, और ये एक सबसे मेन है राखीगढ़। राखीगढ़ या राखीगढ़ी, ये भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल। ठीक है ना, राखीगढ़ हरियाणा में। दूसरे नंबर पे आपका आता है आपका धोलावीरा, दूसरे नंबर पर। सबसे बड़ा लेकिन राखीगढ़ी है। और हरियाणा में एक और स्थल मिला है कुनाल। ये दोनों हरियाणा के। फिर अन्य जो मेन स्थल कुछ मिले, हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में मिला है सनोली। बागपत जिला, और जगह का नाम क्या है, सनोली। ये सबसे नया स्थलों में से एक है। ठीक है ना, ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है, और यहां पर 125 समाधान मिले हैं। कब्र मिली है 125। जानवरों की हड्डी लोगों के मांसाहारी होने का प्रमाण बता रही है। बड़ी मात्रा में जानवरों की हड्डी मिली है, और जो क्या प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ के लोग क्या है,
मांसाहारी थे। फिर उत्तर प्रदेश में ही मेरठ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह मिली है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वही हिंडन नदी के तट पर, और ये हड़प्पा का सबसे क्या है, पूर्वी स्थल है, पूर्वी। ठीक है ना, तो मेरठ का जो आलमगीरपुर है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थलों में से एक है। ठीक है ना, और भी मिले हैं हड़प्पा में, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपने काम के केवल ये दो ही थे। फिर गुजरात के एक दो स्थल और हैं। गुजरात गुजरात का एक महत्वपूर्ण स्थल है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा सुरकोतड़ा की विशेषता क्या है, ये कच्छ की खाड़ी में मिला है। पहली बात तो ये याद रख लो, कच्छ की खाड़ी में मिला है। दूसरी बात है यहां पर क्या है, घोड़े के अस्थि पंजर मिला है, घोड़े का अस्थि पंजर, घोड़े का अस्थि कंकाल मिला है घोड़े का। और यहाँ पे भी पूर्वी पश्चिमी टीला दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों के लिए एक ही रक्षा प्राचीर थी सुरकोतड़ा में, बाकी और उसमें कुछ है नहीं। फिर एक और गुजरात का स्थल है रंगपुर। रंगपुर ये क्या है, सौराष्ट्र काठियावाड़ क्षेत्र, अहमदाबाद जिला। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है काठियावाड़ और जिला अहमदाबाद। यहां पर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बस गुजरात में बाकी दो स्थल तो अपन पहले ही देख चुके हैं, जो मेन नगर थे। ये दो छोटे छोटे और स्थलों की प्राप्ति हुई है। फिर एक स्थल मिला है महाराष्ट्र में, जिसको हम दायमाबाद कह रहे हैं। महाराष्ट्र दायमाबाद, इधर क्या है, अहमदनगर जिला, प्रवरा नदी के तट पर। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला, अहमदनगर जिला, और गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी के तट पर। अभी देखो कई बार यदि प्रवरा नदी नहीं दिखे तो गोदावरी भी मान लेना कि गोदावरी नदी के तट पर कह देते हैं, लेकिन वो है प्रवरा नदी के तट पर। इसकी क्या विशेषता है, ये हड़प्पा का दक्षिणतम स्थल है, दक्षिणतम स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। ठीक है ना, तो देखो भारत के संदर्भ में इतने ही स्थल हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र, इन्हीं जगहों पर हड़प्पा कालीन स्थलों की प्राप्ति हुई है, और कहीं से हड़प्पा कालीन स्थल नहीं मिले हैं। अब देखो एक दो स्थल क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी देख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान के देखें, अपन को थोड़ा सा बहुत जानना है पाकिस्तान के स्थलों के बारे में, अपन को ज्यादा नहीं जानना, जो काम के थे वो तो अपन ने देख लिए। जैसे पाकिस्तान के पंजाब में एक तो हड़प्पा मिला है, दूसरा पंजाब में एक स्थल मिला है गनेरीवाल, गनेरी वाला। ये पूरे हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल के हिसाब से। मोहनजोदड़ो दूसरे नंबर पर है, गनेरीवाल सैंधव काल का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है ना, मतलब देखो सबसे बड़ा हो गया गनेरीवाल, गनेरी वाला। गनेरी वाला के बाद दूसरे नंबर पर क्या है, मोहनजोदाड़ो। तीसरे नंबर पर आपका राखीगढ़ी, राखीगढ़, और चौथे नंबर पर धौलावीरा। ठीक है, ये क्रम है। गनेरीवाल सबसे बड़ा, 1 2 3 4, लेकिन इसमें याद रखना ये दोनों स्थल पाकिस्तान में हैं।
और ये दोनों स्थल भारत में है। तो भारत का हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल गनेरीवाल। ओवरऑल पूरे हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल गनेरीवाल ही है। ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की कहानी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी और बहुत सारे स्थल मिले, जैसे एक तो हमने मोहनजोदड़ो देखा ही है, इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के सिंध में एक स्थल है जिसका नाम है कोट दीजी। कोट दीजी, कोट दीजी में क्या है, अलंकृत खंबा मिला है और पत्थर के तीर मिले हैं। अलंकृत खंबा और पत्थर के तीर, कोट दीजी, सिंध प्रांत पाकिस्तान के। फिर एक स्थल है आमरी। आमरी, आमरी में क्या मिला है, 12 सिंघे के साक्ष्य मिले हैं। 12 सिंघा का साक्ष्य। फिर है अली मुराद। अली मुराद, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एकमात्र ग्रामीण स्थल है, बाकी सब शहर है यहां पर। एकमात्र ग्रामीण स्थल। फिर आता है जुद्रीद्रो। और यहां पर भी क्या मिला है, स्टेडियम। स्टेडियम। और एक है अल्लादीनो। अल्लादीनो अरब सागर व सिंधु नदी के तट पर, यह क्या है, एक बंदरगाही नगर था। बंदरगाही नगर। तो देखो पाकिस्तान में इतने और क्षेत्रों की प्राप्ति हुई है। फिर बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में भी जो जगह है उनकी प्राप्ति हुई है, उनको और देख लेते हैं। बस इसमें फिर अपन को इतने ही शहर और इतने ही नगरों के बारे में जानकारी रखनी है। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में एक स्थल है नौशेरा। नौशेरा, यहां पर सिंदूर के साक्ष्य मिले। सिंदूर के साक्ष्य। फिर एक स्थल है बालाकोट। बालाकोट, बालाकोट में सीप उद्योग मिला है। सीप उद्योग। फिर है सोतका कोह। सोतका कोह। और फिर है सुतकांगे डोर और डाबरकोट। सुतकांगे डोर और डाबरकोट। सुतकांगे डोर की क्या विशेषता है कि यह हड़प्पा काल का दास्क नदी के तट पर है और सबसे पश्चिमी स्थल है। कौन सी नदी, दास्क नदी, और पश्चिमी स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल। मांडा उत्तर में, दक्षिण में दामाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगे डोर। ठीक है, तो ये बलूचिस्तान में इतने स्थलों की प्राप्ति हुई है। बाकी फिर अफगानिस्तान में भी दो स्थल मिले हैं, एक मुंडी गाक है और एक शुर्तगुई है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या मिला है, एक मुंडी गाक। मुंडी गाक, और एक स्थल है शुर्तगुई। बस
अफगानिस्तान में ये 2 ही स्थल हैं, बाकी पाकिस्तान में है ज्यादातर स्थल, और फिर ज्यादातर स्थल क्या है, भारत में। ठीक है ना। तो देखो हड़प्पा के नगरों के संदर्भ में इतनी ही अपन को जानकारी याद रखनी है। आगे देखो नदियों के नाम के हिसाब से भी याद रखना कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। ठीक है ना, जोड़ी बना के वो जोड़ी बना के भी वो पूछ सकता है। ठीक है ना। अब इसमें अपन हड़प्पा का नगर नियोजन और हड़प्पा की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विशेषताओं को कल देखेंगे।